हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बेस आंसर में। और आज हम लोग फिर से देखने जा रहे हैं जो आपका केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग है, उसी को एक अलग मेथड से, जिसको हम लोग कहते हैं कि बीजगणितीय विधि बोलते हैं। क्योंकि इसमें हम लोग जो आपके जो केमिकल इक्वेशन होता है उसमें आपका एक बीजगणितीय रूप में हम लोग कुछ समीकरण बनाते हैं। और समीकरण आते कहाँ से हैं, तो समीकरण लाने के लिए हम लोग पहले उस जो आपके जो केमिकल इक्वेशन होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के होते हैं, अभिकारक और उत्पाद के जो अणु होते हैं, उनमें हम लोग एक बीजीय अंकों ABCD या फिर XYZ कुछ भी मान करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मान लेते हैं कि वह समीकरण क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। और आप जानते हो अच्छे से कि जब समीकरण संतुलित होता है तो उसमें अभिकारक के जो परमाणु अभिकारक में जो परमाणु की संख्या होती है वह उत्पाद की परमाणु संख्या के बराबर होती है। तो हम लोग इसी सिद्धांत को आधार बना करके आपके अभिकारक में प्रत्येक परमाणुओं की संख्या को, जो अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं उनके संख्या को उत्पाद की परमाणु की संख्या के बराबर करते हैं। और वहाँ से हम लोग को क्या है, बीजीय समीकरण प्राप्त होता है। उस समीकरण की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अपना उन बीजीय अंकों का मान निकाल करके यहाँ पे रख देते हैं और हम लोग का क्या है, हम लोग का जो समीकरण है वो संतुलित हो जाता है आसानी से। तो इसमें कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आइए क्रम से देखते हैं। और प्रोसेस ध्यान में रखेंगे तो हम लोग का सवाल गलती नहीं होगा, बिल्कुल क्या है करेक्ट लगाएंगे हम लोग। इसमें हमें केवल कुछ बातें हम लोग को जाननी होंगी। जैसे यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इस अणु में आपके ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो इस अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। अगर पूछा मैग्नीज के कितने परमाणु हैं, तो 1 परमाणु है। ऐसे इसमें आपका हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 1 है। क्लोरीन का 1 है। इसमें देखें तो मैग्नीज का 1 परमाणु है, यहाँ क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है और क्लोरीन का 2 परमाणु है ना। अब इसमें अगर हम लोग ये देखें तो यहाँ पे जो गुणांक होते हैं, इन गुणांकों को बोलते हैं हम लोग रस समीकरण मिति गुणांक, है ना। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं इनको। और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है उसका मतलब पीछे वीडियो में बता चुके हैं हम लोग कि ये बताता है कि कितना ये जो मोल ये मॉलिक्यूल्स हैं कि उससे कितने मोल हैं, है ना, कितने अणु हम लोग लिए हुए हैं। यानी कि MnO2 के यहाँ पे 2 अणु लिए गए हैं। ऐसे यहाँ अगर हम लोग 4 लगा देंगे तो इसका मतलब क्या है, HCl के 4 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं हम लोग। तो यहाँ 4 लगने का मतलब ये बताता है कि यहाँ पे जितने हाइड्रोजन के परमाणु होंगे उसका 4 में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कुल परमाणु संख्या क्या है, निकल के आ जाएगी। इस अणु में हाइड्रोजन कितने परमाणु हो जाएंगे, 4, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 परमाणु है तो 4 एकम 4 हो जाएगा। क्लोरीन का 1 परमाणु है तो कुल कितने क्लोरीन हो जाएंगे, 4 एकम 4 क्लोरीन हो जाएंगे। अभी मान लो कि यहाँ पे मैं क्या है 3 लगा देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नीज का 3 परमाणु हो गए, लेकिन क्लोरीन का परमाणु निकालना होगा तो 2 गुणे 3 2 तिहाई 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 क्लोरीन के परमाणु होंगे। अगर हम यहाँ पे 8 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूना के 16 हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे। और ऑक्सीजन 1 है तो 8 एकम 8 ऑक्सीजन के परमाणु हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये परमाणुओं की संख्या निकालना और इसको गिनना आना चाहिए, ठीक है। अगर ये आप इसको निकाल लेते हैं, गिन लेते हैं, तो आप सवाल को भी क्या है आसानी से संभाल लेंगे, लगा लेंगे, है ना। तो आइए पहले इसका जो मेथड है, इस मेथड को थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि क्या हो, ये लगाना आसान हो जाए। तो इसको लगाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, बीजीय अंकों जो है, बीजीय अंकों ABCDEF आदि से क्रमशः अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं को गुणा करके समीकरण को संतुलित मान लेते हैं। समीकरण को संतुलित मान लेते हैं। अगर समीकरण हम लोग मान ले क्या है, संतुलित है, तो अगर संतुलित समीकरण है तो उसमें अभिकारक में प्रत्येक परमाणु की संख्या उत्पाद के प्रत्येक परमाणु संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण में क्या होता है, संतुलित समीकरण में
अभिकारक में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के क्या होगी, बराबर होगी, है ना। ये आपका की पॉइंट है, बराबर होगी। परमाणु संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जब बराबर करेंगे तो क्या होगा, बराबर करने पर क्या होगा, आपका बीजीय समीकरण बनेंगे, बीजीय समीकरण बनेंगे, ठीक है। अब जो है उसमें जो बीजीय अंक सबसे अधिक बार आया होगा, उसे 1 के बराबर मानकर अन्य सभी बीजीय अंकों का मान समीकरणों की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। समीकरणों की सहायता से क्या है, सभी बीजीय अंकों का मान ज्ञात कर लेंगे। अब जो है यदि ये मान जो है भिन्नात्मक आए तो सबके हरों के लॉसा से, है ना, लॉसा से क्या हो जाएगा, लॉसा से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, यानी कि अभिकारक एवं उत्पाद दोनों के अणुओं में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, जिससे हर क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा और पूर्णांक के रूप में गुणांक प्राप्त होंगे और समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो ये 3-4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर 3-4 बातें आपको ध्यान में है तो आप आसानी से क्या इसको समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिखना नहीं है, इसको केवल समझना हम लोग को है कि क्या करना है। यहाँ पे पहला पॉइंट पे कर रहा है बीजीय अंक को ABCD से क्या करना है, आपके अभिकारक और उत्पाद के अणुओं को गुणा करना है। यानी कि आप क्या करिए कि ये अभिकारक के अणु हो, इसको मान लो कि हमने क्या किया, A से गुणा कर दिया, इसको B से गुणा कर दिया, इसको C से किया, इसको D से किया, ये क्या है, E है, और कोई और F से भी क्या करते, गुणा करते। तो मान लिया कि इनसे गुणा करने पे क्या हो गया, ये संतुलित समीकरण हो गया। क्या हो गया, संतुलित मान लेते हैं, मान लिया कि समीकरण संतुलित हो गया। अब संतुलित हो जाएगा तो आपका जो अभिकारक ये लोग हैं, अभिकारक में जो Mn होंगे, Mn की मैग्नीट्यूड जो संख्या होगी वो क्या होगी, उत्पाद के मैग्नीट्यूड की संख्या के बराबर होगी। जो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या आपके अभिकारक में होगी उतनी ही संख्या क्या होगी, उत्पाद में भी होगी। जितने हाइड्रोजन होंगे आपके अभिकारक में उतने ही परमाणु क्या है, उत्पाद में भी होंगे। जितने क्लोरीन होंगे आपके अभिकारक में उतने क्लोरीन क्या है, उत्पाद में भी होंगे। तो इस प्रकार से उनको जब बराबर करेंगे, उनकी संख्याओं को निकाल करके, तो हमें क्या मिल जाएगा, संतुलित समीकरण मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और उन समीकरणों को हल करेंगे हम लोग, तो वहाँ से क्या है, हम लोग को ABCD का मान मिल जाएगा। उसमें A, B या C किसी को भी 1 के बराबर मान करके हम लोग समीकरणों को हल करेंगे। केयर करिएगा बात पे, हम लोग ABCD में से किसी को भी मान करके क्या है, समीकरण को हल कर सकते हैं। बस
ये ध्यान रहे कि जो अधिक बार आया रहेगा उसको 1 मानेंगे तो हल करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें हम लोग सबसे पहले mn के परमाणु संख्या निकालते हैं। mn के लिए तो mn का देखो, यहाँ पे mn का एक परमाणु है, यहाँ पे a है संगठन गुणांक, तो क्या हो जाएगा a × 1, क्या हो जाएगा a × 1 अभिकारक में हो गया। अभिकारक में कहीं और mn नहीं है, उत्पाद में जो mn है वो क्या होगा, अभिकारक के बराबर होना चाहिए। तो a × 1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे mn क्या एक ही है तो c × 1 हो जाएगा, c × 1। बताया मैंने अभी ना कि इसका कुल परमाणु संख्या निकालने के लिए रस समीकरण में गुणांक का क्या करते हैं, इसके परमाणु संख्या में गुणा करते हैं। तो c × क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे आप तो क्या होगा a = c, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए समझने के लिए। अब क्या है mn के लिए निकाल लिया, आप ऑक्सीजन के लिए निकाल लो। ऑक्सीजन के लिए तो ऑक्सीजन के लिए देखिए, इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, गुणांक क्या है a है, तो 2 × a हो जाएगा, यानी कि a × 2। यहाँ पे अभिकारक में ऑक्सीजन नहीं है तो ये क्या होगा, बराबर होगा किसके, संतुलित समीकरण है तो जो आपके उत्पाद में जो आपके ऑक्सीजन होगा उसकी संख्या के बराबर होगा। तो उत्पाद में यहाँ पे ऑक्सीजन का एक परमाणु है, यहाँ पे d गुणांक के रूप में है तो d × 1 हो जाएगा, d × 1। तो यहाँ से आपका समीकरण क्या मिल जाएगा, 2a = d, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। अब तीसरा परमाणु केस में आप क्लोरीन ले सकते हो, ठीक है। तो क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, क्लोरीन के लिए समीकरण बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आपके अभिकारक में कितने क्लोरीन है, यहाँ कोई क्लोरीन नहीं है, यहाँ पे आपका क्लोरीन केवल एक ही है तो b × 1। उत्पाद में देखिए क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है, तो यहाँ 2 परमाणु हैं और यहाँ पे C है तो 2 × C हो जाएगा, तो C × 2। अभिकारक में तो एक ही जगह था लेकिन उत्पाद में क्लोरीन क्या है, 2 जगह है, तो कुल क्लोरीन को जोड़ना होगा। तो यहाँ वाला क्लोरीन कितना हो गया, 2 × C हो गया, और यहाँ क्या होगा E × 2 हो जाएगा, स्मॉल e × क्या हो गया 2 हो गया। ये गुणा कर लेंगे इसको, तो गुणा कर लीजिए, समीकरण मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा b = यहाँ से क्या होगा 2c प्लस क्या होगा 2e हो गया, 2e हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 3 हो गया। जितने परमाणु होंगे उतने समीकरण हम लोग के बनेंगे। अब अभी हम लोग का हाइड्रोजन बचा हुआ है तो हाइड्रोजन के लिए बनाएंगे। हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, केवल एक ही परमाणु है लेकिन b का गुणा है तो b × 1 हो जाएगा, b × 1। अभिकारक में और कहीं हाइड्रोजन नहीं है। उत्पाद में देखिए, उत्पाद में केवल एक ही जगह हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ 2 परमाणु हैं और आपका एक d से मल्टीप्लाई करना हम लोग को, तो 2 × d हो जाएगा। तो आपका d × 2 बनाएंगे समीकरण, यहाँ से क्या हो जाएगा b = क्या मिलेगा हम लोग को 2d, b = 2d, समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। अब देखिए इसमें चारों समीकरण देखिए कौन सबसे अधिक बार आया हुआ है। तो यहाँ पे a एक बार हो गया, 2 बार हो गया a, ठीक है, तो 2 बार a आया हुआ है, ठीक है। c की बात करें तो 2 बार c भी आया हुआ है, b की बात करें तो 2 बार b भी आया हुआ है। तो सभी लोग, कई लोग 2 बार आए हुए हैं, तो इसमें से किसी को भी हम क्या है मान सकते हैं। तो हम लोग चलिए हम लोग मान लेते हैं किसको, a को ही मान लेते हैं 1। तो माना a बराबर कितना 1, a = क्या मान लिया 1 मान लिया। तो अगर a = 1 है तो समीकरण 1 से c = भी क्या होगा 1 होगा, c = 1 होगा। अब देखिए समीकरण 1 से c का मान निकाल लिया, समीकरण 2 से कर लीजिए, समीकरण 2 से d का मान निकाल सकते हैं। d = क्या होगा 2 × 1, क्योंकि a का मान 1 है तो 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो गया d = 2, d = 2 हो गया, d = 2, समीकरण 2 से निकाल लिया, ठीक है। अब समीकरण 4 से देख लो, समीकरण 4 से क्या निकाल लोगे, देखो ध्यान से, समीकरण 4 से आप b का मान निकाल सकते हो। किसका मान निकालोगे, b का, क्योंकि d का मान आपको मालूम चल चुका है। समीकरण 4 से b = आपका 2 × d, d का मान कितना है 2 है तो 2 रख दो, तो आपका b = क्या हो गया 4 हो गया। एक मान हम लोग को और मिल गया, b = 4 हो गया। चलो अभी समीकरण 3, अभी हम लोग को e का मान निकालना है, तो e समीकरण 3 में आया हुआ है। तो कह लो यहाँ पे समीकरण 3 से 3 में b का मान रखो, तो b का मान कितना निकाले 4, यहाँ पे हो गया 4,
2 इंटू सी है, 2 इंटू सी का मान कितना निकाले 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1, अब प्लस 2 इंटू ई है, 2 इंटू ई, इसको हल कर लो, 2 1 कम 2, इधर भेजोगे तो 4 माइनस 2 बराबर क्या होगा 2e होगा। यहाँ से 4 में से 2 घटेगा 2 बराबर 2e, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका यहाँ से क्या है e बराबर क्या हो गया 1 आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, a का मान हो गया, b का मान हो गया, c का मान हो गया, d का मान हो गया और e का मान हो गया। तो अब हम a b c d का मान जो यहाँ पे रखे गए हैं इसको हटा करके a का मान, b का मान, c का मान रख देते हैं। तो a का मान कितना माना है, 1 माने हो 1 हो गया, b का मान कितना निकाले हो 4, तो यहाँ क्या हो गया 4 हो गया, है ना। c का मान कितना निकाले हो आप, c का मान देख लो 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है d का मान, तो d का मान कितना है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। e का मान कितना 1 आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब यहाँ पे जहाँ पे 1 है वहाँ पे 1 लिखे या न लिखें कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखने की हम लोग जरूरत नहीं है। तो हम लोग का ये क्या हो गया संतुलित समीकरण मिल गया हम लोग को। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पहला सवाल हम लगाया है, तो थोड़ा सा इसको समझाने के लिए इतना लेंदी हो गया है, नहीं तो आगे आपके सवाल जो बनेंगे वो क्या है आप बिल्कुल आसानी से देखते ही क्या उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, और ये देखें मेथड एक एग्जाम्पल और देखेंगे तो क्या होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा ईजी हो जाएगा, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें हम लोग को केवल क्या ध्यान देना है कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या जो निकालेंगे वो सही निकालनी पड़ेगी हम लोग को, और उत्पाद में परमाणु संख्या निकाल करके क्या उसके बराबर करेंगे। ऐसे समीकरण बनते चले जाएंगे और समीकरण बन जाएंगे। तुरंत समीकरण में किसी एक को 1 के बराबर मान करके बाकी सबका मान निकालेंगे, समीकरण क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। अगर ये मेथड आपको कठिन लगे तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से आप किसी भी प्रकार का कितना भी बड़ा समीकरण दे देगा उसको बहुत ही आसानी से क्या है संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो ये बैलेंस करने का तरीका बढ़िया ये भी है, और हिट एंड ट्रायल तो बेस्ट अपने आप में है ही। ठीक है, लेकिन सभी तरीके आपको मालूम होने चाहिए। आइए एक एग्जांपल और लगाते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया क्या H2SO4 प्लस यहाँ पे NaOH ले लीजिए। अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण क्रिया हो गई NaOH, जानते ही हैं क्या बनेगा लवण और जल बनेगा। तो यहाँ पे बन गया Na2SO4 प्लस क्या बन गया H2O। ये समीकरण बैलेंस है क्या, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे एक Na है, यहाँ पे क्या है 2 Na दिखाई दे रहे हैं, समीकरण बैलेंस नहीं है। तो फिर वही कहानी, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या है कि यहाँ पे A से गुणा किया, इसको B से गुणा किया, इसको C से किया, इसको D से गुणा किया, आज समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। यह समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। अगर समीकरण संतुलित हो गया तो अभिकारक के जो परमाणुओं की संख्या होगी उत्पाद के परमाणु संख्या की क्या होगी बराबर होगी। तो अभिकारक में आप किसी एक को उठा लो, पहले चलो सोडियम उठाते हम लोग। तो सोडियम के लिए अब हम लोग डायरेक्ट काम कर सकते हैं, अगर आप समझ गए होंगे तो। यहाँ पे सोडियम केवल एक ही है तो क्या हो जाएगा B, क्या हो जाएगा B। अब यहाँ पे देखिए 2 सोडियम है तो 2C हो जाएगा, तो B इक्वल टू क्या हो गया 2C हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है ना बच्चों। अब किसका निकाल लो, सल्फर के लिए निकाल लो, सल्फर के लिए निकाल लो। तो सल्फर के लिए बनाओगे तो यहाँ पे देखो एक ही सल्फर है ना, तो A है तो A हो जाएगा सीधे A इंटू 1 क्या होगा A होगा। इधर सल्फर देखो एक ही सल्फर है लेकिन यहाँ C से जुड़ा है तो C इंटू 1 क्या हो जाएगा C हो जाएगा, A इक्वल टू C, समीकरण नंबर 2 हो गया। चलो सल्फर के लिए हो गया। अब किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए निकाल लो, ऑक्सीजन के लिए निकाल लो। तो ऑक्सीजन के लिए निकालोगे तो यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन है तो 4 गुणे A करोगे तो क्या होगा 4A हो जाएगा, और यहाँ पर भी है तो 4A यहाँ से हो गया हम लोग को, और यहाँ वाला ऑक्सीजन जोड़ोगे तो क्या होगा B होगा केवल B इंटू 1, तो B हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे 80 से पूरा करेंगे तो क्या हो 4C हो जाएगा। उत्पाद में क्या हो गया 4C, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है तो कुल ऑक्सीजन कितना हो गया 4C यहाँ से, और D इंटू 1 क्या हो जाएगा D हो जाएगा 4C इंटू प्लस D, समीकरण नंबर 3 हो गया, समीकरण नंबर 3। अब कौन बचा हुआ है, हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो हाइड्रोजन के लिए निकाल लो, हाइड्रोजन के लिए निकाल लो भाई। तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है तो 2 इंटू A करोगे तो क्या होगा 2A। इसमें भी हाइड्रोजन है तो इसमें एक हाइड्रोजन है, B से गुणा करोगे क्या होगा 2A प्लस B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है लेकिन 2 परमाणु हैं तो 2 इंटू D करोगे तो क्या होगा 2D। ये समीकरण में क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब इसमें चेक कर लो किसी को भी जैसे ये B C एक बार 2 बार है ना,
3 बार आपका सी आया हुआ है, ए भी 1 2 3 बार ए भी आया हुआ है। तो किसी को मान लो जिससे आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, किसी से भी आप निकाल लो। चलो हम ए को फिर मान लेते हैं, ए इक्वल टू 1, माना क्या हो गया, माना ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ए इक्वल टू 1 हो जाएगा मान लिए हम लोग, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप चाहो तो यही निकाल सकते हो डायरेक्ट। यहाँ से सी इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा, सी इक्वल टू 1 होगा। अब सी इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ से निकाल लो बी का मान, तो आपका बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि सी इक्वल टू 1 है। तो बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 1। ए का मान हम लोग को मालूम हो गया, ए बी सी और डी की वजह ही हम लोग को। तो देख लो डी कहाँ पे है, डी आप इससे भी निकाल सकते हो। तो समीकरण 4 से कर लो, समीकरण किससे, 4 से। ए का मान कितना है, 1 है, तो 2 × 1 और प्लस बी का मान कितना निकाले हो, 2, तो 2 इक्वल टू क्या होगा, 2d। डी का मान निकालना हम लोग को है, तो 2 2 2 4 हो जाएगा, 4 बराबर 2d, 2 से काट दो तो क्या निकला, d इक्वल टू 2। तो ए का मान हो गया आपके पास यहाँ पे, है ना, बी का मान यहाँ पे हो गया, सी का मान और डी का मान। तो कुछ नहीं करना है अब, तो समीकरण आपको समझ में आ गया। जहाँ ए है वहाँ पे क्या रखेंगे, 1, तो क्या हो गया H2SO4 आप प्लस बी की जगह पे क्या रखोगे, बी का मान कितना है 2, तो 2NaOH 2NaOH एरो मार्क। सी की जगह पे क्या रखोगे, सी का मान कितना निकाले हो, 1 निकाले हो, तो सिंपल सा Na2SO4 ही रहेगा, जहाँ पे सी है वहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। और डी का मान कितना है 2, तो 2H2O हो गया। ये हो गया आपका संतुलित समीकरण हो गया, संतुलित समीकरण हो गया, है ना। इजी लग रहा है अब बिल्कुल आसान लग रहा होगा। आइए एक और हम लोग इस पे मान लीजिए कि इसको हम लोग क्या है, संतुलित समीकरण बनाने के लिए इसको ए से गुणा कर देंगे, इसको बी से कर देंगे, इसको सी से किया, इसको डी से, इसको क्या किया, ई से कर दिया मल्टीप्लाई। अब इसमें कैल्शियम के लिए निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है, केवल एक ही कैल्शियम है, तो ए इक्वल टू क्या होगा, सी हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। किसके लिए देखा, कैल्शियम के लिए देख लिया आपने, किसके लिए, कैल्शियम के लिए हो गया। कार्बन के लिए देख लीजिए, कार्बन के लिए, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और कोई कार्बन तो है नहीं कारक में। उत्पाद में देखिए, उत्पाद में आपका कार्बन यहाँ पे केवल कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो ई हो जाएगा, तो ई इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब कार्बन का हो गया, अब किसका देख लीजिए, क्लोरीन का देख लीजिए, तो यहाँ पे केवल एक ही क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इधर आपके 2 क्लोरीन है, तो 2C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2C, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। और क्लोरीन का भी हो गया, ठीक है ना, कार्बन का भी हो गया। ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे क्या होगा, 3 ऑक्सीजन है, तो 3A हो जाएगा, क्या होगा, 3A। यह तो कोई है नहीं ऑक्सीजन, इसमें उत्पाद में है ऑक्सीजन कितने, देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ से D मिलेगा, तो क्या होगा, D प्लस वहाँ से 2E हो जाएगा, 2E, तो आपका क्या हो जाएगा, 2E हो जाएगा, समीकरण नंबर 4। तो और क्या बचा, हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो हाइड्रोजन का निकाल लीजिए। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है नहीं, इसमें है एक, तो क्या होगा, B, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, इसमें है 2D, तो क्या हो जाएगा, 2D, उसमें हाइड्रोजन है नहीं, तो केवल 2D, समीकरण नंबर 5 हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो आपका 1 2 3 बार ए आया हुआ है, ठीक है। चलो ए को ही मान लेते हैं हम लोग, क्या करना है, ठीक है, ए पे निकल जाएगा, निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ए इक्वल टू मान लेती है हम लोग, क्या, ए इक्वल टू 1 मान लेते हैं, तो एक मान मिल गया, ए इक्वल टू 1 माना, इसको मान लिया, माना ए इक्वल टू 1 है। जब ए इक्वल टू 1 है तो और मान निकालिए, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से आपका ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ई इक्वल टू 1, ठीक है। और आपका समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से अगर ए इक्वल टू 1 है तो सी इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो सी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1 हो गया। तो ए का मान हो गया, ई का मान हो गया, और क्या है, सी का मान हो गया, ठीक है। अब सी का मान हो गया तो समीकरण 3 से निकाल लीजिए, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, बी का मान निकाल लो, बी इक्वल टू 2 × 1, क्योंकि सी क्या आया है, 1 आया है ना, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, बी इक्वल टू 1 हो गया। तो आपके पास क्या है, ए भी है, बी भी है, सी भी है और ई भी है, ठीक है। तो ए का मान रख दो और ई का मान रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो समीकरण 4 से निकाल लो डी का मान, चाहे इससे भी निकाल सकते हो, समीकरण 5 से पहले निकाल लो, पहले निकाल लो समीकरण किससे, 5 से। समीकरण 5 से में जाओगे तो बी का मान आपने निकाल चुका है कितना, 1, तो यहाँ पे 1 रखोगे, 1 रखोगे ना, तो आपका 1 इक्वल टू 2D, तो D इक्वल टू क्या आएगा, 1/2, D का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया,
तो आपके पास क्या हो गया, अब देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया, सबका मान हो गया आपके पास। अब समीकरण में आइए, यहाँ पे रखिए ए का मान हटाइए, ए का मान कितना है 1 हो गया तो 1, ठीक है। बी को हटाइए, बी का भी कितना है 1 है तो बी भी क्या हो गया 1 हो गया। सी को हटाइए, सी भी कितना है 1 है तो यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। डी का मान कितना आया 1/2 आया तो 1/2 हो गया। ई का मान कितना आया है, ई का मान भी 1 ही आया है तो यहाँ क्या रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 लिखे या न लिखे। अब ये भिन्न के रूप में आ गया, जब भिन्न के रूप में आता है तो और किसी का हर तो है नहीं, इसी केवल हर है, तो 2 से क्या करेंगे, दोनों पक्ष में गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर देंगे क्या होगा, पूरा समीकरण सब क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ गुणा करेंगे तो क्या होगा 2CaCO3 प्लस 2HCl, एरो मार्क यहाँ आइए, गुणा करेंगे तो 2CaCl2, और जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा तो हो जाएगा H2O, प्लस यहाँ 2 से गुणा होगा तो क्या होगा प्लस 2CO2 हो जाएगा, प्लस 2CO2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आपका संतुलित समीकरण निकल के आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप किसी भी समीकरण को संतुलित करना होगा तो आसानी से क्या है उसको संतुलित कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका बिल्कुल समीकरण बनाना कितना आसान है, बस आपको केवल परमाणुओं की संख्या गिनना आना चाहिए। अगर परमाणु की संख्या आप गिन पा रहे हैं तो आप आसानी से क्या है सवाल को सॉल्व कर जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए, उसी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आसानी से क्या होगा वो सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आप किसी भी समीकरण को सॉल्व करिए और जो प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में बताइए।